वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। यहाँ हम आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो आपका पेपर है उसका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय का पार्ट 2 कराने वाले हैं। आपको हमने पार्ट 1 करा दिया है, आप लोग चैनल पे पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पर आपको पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। इसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और करते हैं स्टार्ट अपना आज का क्लास। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर नोट करिए। प्रश्न नंबर 1 आपका है, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा है। तो आपको बताना है विवेकानंद ने क्या कहा है। इसका उत्तर देखिए। विवेकानंद के अनुसार आज भारत को श्रीमद् भागवत की नहीं वरना फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो नौजवान हैं उन सबको भागवत गीता की नहीं वरना फुटबॉल की आवश्यकता है। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सबको पता होगा इसका उत्तर, नहीं तो आप लोग यहाँ से देख लें। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वह ग्राम प्रधान होता है। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियाँ आती हैं। तो आपको पता है कि आपके पाठ्यशाला में जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से भी नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। श्यामपट्ट, चौक, मॉडल और मानचित्र वगैरह, रेखा चित्र और डस्टर, आकृतियाँ, ग्राफ, इस तरह से विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता होती है। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, पेयजल स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। तो पीने का जो जल होता है उसका स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। आप सबको यहाँ पर बता दें, विद्यालय में उत्तर नोट करें। पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो, अर्थात सोच के आसपास होनी चाहिए। जी हाँ, स्वस्थ स्थान पर होनी चाहिए। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, मानवीय साधन के अंग बताइए। तो आपको मानवीय साधन के अंग बताना है। यहाँ पर मानवीय संसाधन में सबसे पहले कौन है, प्रधानाध्यापक, उसके बाद है शिक्षक और उसके बाद है छात्र एवं समुदाय, ये सब आते हैं। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आपको विशेषता बतानी है, उत्तर में लिखना है आपको। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। तो इसकी ये एक विशेषता हो गई। और नंबर 2 पे विशेषता देखिए आपकी है, मानवीय संसाधन के प्रबंध में विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संकलन करता है। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, एक सफल शिक्षक में कोई 2 गुण का उल्लेख कीजिए। तो आपको एक सफल शिक्षक के 2 गुणों का उल्लेख करना है। यहाँ पर नंबर 1 में आ गया, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। मन और शरीर से एकदम स्वस्थ होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। नंबर 2 आपका हो गया, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए क्योंकि बच्चों के जो है रुचि को, प्रेरणा को और योग्यता को समझने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापक का जो है पूर्ण रूप से मानसिक रूप से व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का कितने प्रतिशत मतलब योगदान है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितना योगदान है महिलाओं का। यहाँ पर लगभग 15% है। आगे देखिए। प्रश्न आपका है, वाद विवाद व भाषण के क्या लाभ होते हैं। तो आप सबको पता होगा यहाँ पर वाद विवाद और भाषण से क्या लाभ होते हैं। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने भी अपने मत रखे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है मैकनोन के अनुसार। जी हाँ, ये मैकनोन एक जो है वैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्त प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, मतलब जो शुद्ध रूप से चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण, जो हमारे जीवन में आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबका संप्रेरण दृष्टिकोण,
और आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, असंतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषा के समान कोई कार्य नहीं है। तो वाद विवाद से जो है, भाषा से जो है, ये सब हमारे दृष्टिकोण जो है चेंज होते हैं और ज्ञान बढ़ता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पर्वों में प्रमुख है, नंबर 1 कौन सा हो गया, आप सबको पता ही होगा। आप लोग ये लिख सकते हैं, जैसा कि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, ये सब कौन से पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं। इनमें झंडा फहराया जाता है और सभी लोग एकता पूर्वक इसको मनाते हैं। हर जाति के, हर धर्म के लोग इन पर्वों को, राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हैं। देखिए, आपका प्रश्न है सूचना एवं अभिलेखकों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। तो यहाँ पर सूचना एवं अभिलेखकों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान पूछा गया है, क्या स्थान है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे लिखित रूप से रहना भी अभिलेखन कहलाता है। सूचनाओं को लिख कर रखना अभिलेखन कहलाता है। और अभिलेखकों के द्वारा यहाँ पर आपको जो है इसका आधा आंसर यहाँ से मिल रहा है। आप लोग यहाँ से देखिए, संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचना दी जाती है, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे प्रश्न आपका है, यहाँ से देखिए, प्रश्न आपका है प्रश्न देखिए, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, तो क्या है यह कथन किसका है, ये पूछा गया है। आपको बताना है, ये है डॉक्टर S.N. मुखर्जी का। आगे देखिए, प्रश्न आपका है लॉन्ग बुक क्या है। तो लॉन्ग बुक क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। आप सबको बताना है कि विकास के क्रम का ज्ञान होता है लॉन्ग विद्यालय के द्वारा, और वास्तव में यह वह माध्यम है, मतलब ये वह माध्यम है जिससे विद्यालय का इतिहास का ज्ञान होता है। और इसके द्वारा विद्यालय की ये एक डायरी होती है, इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालयों की विशेषता, घटनाएं और नवीन पाठ्यक्रम, यंत्रों, कोर्सों आदि। वास्तविकता विद्यालय के कार्य के घंटे और विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर इसमें होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्राथमिक विद्यालय को ग्राफ्ट कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत तथा सरकार। प्रश्न देखिए आपका है स्कूल कैलेंडर में क्या होता है। तो हर स्कूल का एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर विद्यालय का जो विद्यालय का वर्ष प्रारंभ होता है, उस पूरे वर्ष में क्या क्या होने वाला है, किस माह में कितनी छुट्टी पड़ने वाली हैं, कितने त्यौहार आ रहे हैं, और जो भी होता है, जैसे आपको पूर्व से ही तैयारी कर लेनी होती है। जिस प्रकार आपके अर्धवार्षिक पेपर कब हो रहे हैं या वार्षिक पेपर कब हो रहे हैं, हर तरह की तिथियां, उसमें प्रवेश तिथि तथा विद्यालय चुनाव कब हो रहा है, या विद्यालय वार्षिक उत्सव कब हो रहा है, या अभिभावक सम्मेलन मतलब टीचर मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग कब हो रही है, सभी तिथियां उसमें तय की जाती हैं, पहले से ही कर दी जाती हैं। तो वह स्कूल कैलेंडर कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है धाराओं के प्रकार बताइए। यहाँ पर धाराओं के प्रकार पूछे गए हैं। तो आपको बताना है धाराओं के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है गर्म धारा और दूसरी होती है नंबर 2 पे ठंडी धारा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, चलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जैसे सूर्य अस्त होता है और उस टाइम पर चंद्रमा उदय होता है, जिस तरह से शाम होती है और सुबह में सूर्य उदय होता है और चंद्रमा अस्त होता है, तो उन दोनों का जब मिलन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है,
तब 24 घंटे में 2 बार, सुबह शाम 2 बार क्या होता है, समुद्र में जो है बहुत तेजी से तूफान आता है और उससे जो लहरें होती हैं समुद्र की वो ऊपर आती हैं। वो तो ऊपर आने को, जो ऊपर आता है वो आती हैं उसको ज्वार कहते हैं, और जब वह घटती हैं लहरें नीचे जाती हैं तो उसको भाटा कहते हैं। ये मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ, आप लोग समझ के अच्छे से इसको लिखें। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका है ज्वार भाटा से क्या लाभ है। तो अब यहाँ पर आपको लाभ बताना है। तो ज्वार भाटा से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, जैसा कि मैं अपने लैंग्वेज में कुछ आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ज्वार भाटा जब आता है तो समुद्र के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं तो लहरों के माध्यम से, जैसे आपका हो गया सीप, शंख, मोती आदि बहुत सी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और जब वो भाटा होता है अंदर जाती हैं तो वो किनारों पे रुक जाती हैं, रह जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें समुद्र की जो धरोहर है वह ज्वार भाटा के माध्यम से प्राप्त होती है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप लोग इसको देख के अच्छे से पढ़ लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्राकृतिक आपदा तथा मानवीय आपदा में अंतर बताइए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा में यहाँ पर अंतर पूछा गया है। तो प्राकृतिक आपदा जो होती है प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि आपदाओं के संपूर्ण एवं भविष्यवाणी करना, आपदा से पहले ही संपूर्ण रूप से जो है भविष्यवाणी हो जाती है। जैसे भूकंप आ रहा है तो आपको 2 दिन पहले ही सूचना मिल जाती है, सुनामी आती है तो भी आपको 2 दिन पहले ही सूचना मिल जाती है। तो भूकंप है, सुनामी है, या फिर बादलों का फटना है, विस्फोटक है, ज्वार भाटा है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा हैं। ये प्रकृति के द्वारा आपदाएं भेजी हुई हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि मानवीय आपदा, मानवकृत आपदा क्या है। तो इसको आप लोग पढ़ें। मानवकृत जो आपदा है उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाई हुई आपदा है, जो मनुष्य मैन मेड है। तो जैसे आपका हो गया आग, परमाणु बम बनाना, आपदाएं, आतंकवाद, ये सब आपदाएं जो हैं ये दुष्कर्मों को जन्म देती हैं, और ये सब मानव द्वारा आपदा आई हुई होती हैं, तो ये मानवीय आपदा कहलाती हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पर जनसंख्या विस्फोटक किसे कहते हैं। आपको बताना है कि जनसंख्या विस्फोटक किसे कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोटक यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप देखिए, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर अच्छा साफ साफ मोटा मोटा बता रही हूँ, आप लोग उसको नोट करें। जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ का कोई मानक नहीं होता है, तो वो चीज़ बढ़ती रहती है, उस पर कोई नियंत्रित नहीं होता है। और जब जनसंख्या वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह सरकार के जो बनाए हुए नियम है, सरकार की दी हुई जो सेवाएं हैं, उससे ज़्यादा अगर जनसंख्या हो जाती है और संख्याओं की सरकार की जो सेवाएं हैं उनका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, एक विस्फोटक का माहौल हो जाता है, अनियंत्रित चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जनसंख्या जो है नियंत्रण जब नहीं होता है, वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको विस्फोटक कहते हैं, अनियंत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ जनसंख्या विस्फोटक का अर्थ, ये आप लोग नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हुआ TLM ग्रांट का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर TLM ग्रांट का पूरा नाम पूछा गया है, आपको लिखना है उत्तर में अधिगम शिक्षण अनुदान। जी हाँ, अधिगम शिक्षण अनुदान जो है ये TLM ग्रांट का पूरा नाम है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है शारीरिक, प्रश्न देखिए शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपको बताना है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप लोग जानते ही होंगे। जैसे खेलकूद क्लास में कराए जाते हैं, और आपके जो व्यायाम है, योगासन है, स्काउट गाइड
में जो होती है वह भी शारीरिक शिक्षा होती है, पीटी वगैरह होती है इत्यादि, सब क्या होती हैं, शारीरिक शिक्षाएं होती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। तो जो ग्राम शिक्षा निधि का खाता है उसमें आपका ग्राम प्रधान हो गया, प्रधान अध्यापक हो गया और प्रभारी के संयुक्त रूप से होता है। तो इन ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक ये जो होते हैं, ये जो शिक्षा का धन होता है उसका संयुक्त हस्ताक्षर करते हैं और बैंक में निकाला जाता है, तब ये बैंक में निकाला जाता है और इन दोनों की सहमति से ये धन जो है खर्च किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, प्रधान अध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। तो यहाँ पर प्रधान अध्यापक के मुख्य दायित्व पूछे गए हैं। उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि इनके दायित्वों को बहुत प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पर कई प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 हो गया योजना, नंबर 2 हो गया निरीक्षण और नंबर 3 हो गया शिक्षण, नंबर 4 पे आ गया आपका पथ प्रदर्शन और नंबर 5 पे आ गया आपका पाठ्य पुस्तकों का चयन और नंबर 6 पे आपका आ गया पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन और 7 पे आ गया संपर्क कर्तव्य, 8 पे आ गया मूल्यांकन। तो ये सब करना किसका होता है, प्रधान अध्यापक के मुख्य दायित्व ये सब होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, प्रोजेक्टर क्या है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग इसको आसानी से बिना पढ़े लिख सकते हैं। इसका उत्तर तो आप सबको पता ही होगा, चलिए मैं बता रही हूँ। इसमें जिस चित्र को बड़े पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, विद्यालय में जनसंपर्क किससे करना चाहिए। जी हाँ, विद्यालय में जाकर, अगर आप विद्यालय में जाते हो तो वहाँ जाकर जनसंपर्क सबसे पहले किससे करना चाहिए। इसका उत्तर आप लोग देखें, इसका उत्तर हुआ आपका कि मुख्य अध्यापक यानी प्रधान अध्यापक विद्यालय का क्या होता है, समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जो प्रधान अध्यापक होता है स्कूल का वह समाज को जोड़ता है और कुछ लोगों का विचार ये भी है कि प्रधान अध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। जब जनसंपर्क जो है अधिकारी है उसकी भूमिका का प्रधान अध्यापक को निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों और शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों सबको मिलाकर मधुर जो है संबंध स्थापित करने चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मीना मंच क्या है। यहाँ पर पूछा गया है मीना मंच क्या है। तो यहाँ पर जो उत्तर है आपको लिखना है कि मीना मंच जो है एक योजना है जो संचालन की गई है किनके लिए, बालिकाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिए, उनकी जागरूकताओं के लिए। यह जो है शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत मीना नामक बालिका की भूमिका, प्रमुख भूमिका का प्रदर्शित किया गया है। मीना नाम की एक बालिका है, उस बालिका ने प्रमुख रूप से इसमें भूमिका निभाई है, इसीलिए इसका नाम मीना मंच रखा गया है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका है, पर्यवेक्षण की परिभाषा कीजिए। तो यहाँ पर आपको पर्यवेक्षण की परिभाषा करनी है। यहाँ पर आपको बताना है पर्यवेक्षण क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विभिन्न शिक्षा विद्वानों ने पर्यवेक्षण का अग्र प्रकार परिभाषित किया है। मतलब विभिन्न कई लोगों ने इसको परिभाषित किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही परिभाषा पूछी गई है तो आप यहाँ 1 या 2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर 1 में आ रहे हैं एडम्स और डिकी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है आप लोग देखें, पर्यवेक्षण संस्थानों के अनुसार आधार पर्यवेक्षण जो है वह संस्थानों के सुधार के लिए एक योजित कार्यक्रम है। किसको, संस्थाओं को सुधार के लिए क्या है, एक आयोजित कार्यक्रम है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, वल्स के अनुसार, यहाँ पर उसी का ये सेकंड है वल्स। जो बल्स के अनुसार, बल्स ने क्या कहा है, बल्स ने कहा है
आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के क्षेत्र विकास में सहायक है। शिक्षण मतलब जो टीचर सिखाता है, अधिगम जो बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं, उसको कहते हैं। तो शिक्षण और अधिगम को दोनों के विकास के लिए सहायक होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर पर्यवेक्षण का अर्थ पूछा गया है, तो आपको यहाँ बताना है कि पर्यवेक्षण शब्द जो है वह अंग्रेजी के सुपरविजन शब्द का रूपांतरण है। सुपरविजन शब्द का रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है कि उच्च दृष्टि जो विद्यालय विकास को गति प्रदान करते हैं, उसके कार्यक्रम को यहाँ पर बताया गया है कि पर्यवेक्षण का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है, समस्याओं का समाधान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। जिन जिन स्कूलों की जिम्मेदारी उन पर होती है, तो उनका विकास करना पर्यवेक्षण का कार्य होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। तो विद्यालय को जो अनुदान देने वाली संस्थाएं हैं वो आपको बताना है किन किन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो है विद्यालय को अनुदान राजकीय सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा जो अधिकारी होता है उसकी क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका होती है वह होती है जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों, बेसिक मतलब प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधक की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर होता है। जो भी वहाँ की ज़रूरतें होती हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरी की जाती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है MDM वितरण पंजीकरण से आपका क्या आशय है। तो आपको बताना है यहाँ पर MDM वितरण पंजीकरण से आपका क्या आशय है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितनी है, उस दिन उपस्थित कितने छात्रों की संख्या, या फिर उसमें मिड डे मील मतलब जो आपका मध्याह्न भोजन है स्कूल में कितनी संख्या है, कितने छात्र उपस्थित हैं और कितने लोगों का वहाँ पर भोजन बन रहा है। भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, मीनू के प्रकार कितने हैं, क्या क्या मीनू बन रहा है, किस दिन क्या बनना है आदि सब क्या होते हैं, दिन का किस दिन क्या वितरण किया जाएगा, ये सब क्या होते हैं जो है MDM वितरण पंजिका के अनुसार होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है कन्वर्जन कास्टेड से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर कन्वर्जन कास्टेड से अभिप्राय पूछा गया है। आपको बताना है इस तरह से कि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है, कितना पैसा किस बच्चे के लिए दिया जा रहा है खाने का, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जन कास्टेड कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें और इसका नाम भी अच्छे से याद रखें। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका है अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दें कि बालकों के वातावरण का सृजन कराना जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में गतिशील हो सके, किसकी, अभिभावक के प्रबंधन की भूमिका होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर आपको बता दें यह स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1961 को की गई थी। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 1961 को की गई थी। प्रश्न आपका है स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो आप सबको ये बताना है, सन आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ये हुई थी आपकी 2004 में।
स्कूल चलो, इसका एक ऐड भी आता है, स्कूल चले हम बच्चों को लेकर, ये एक ऐड भी आता है, आप लोग यहाँ से देखिए। प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। तो आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है उसका परिचय पूछा गया है। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, इसका मुख्य जो है कार्यालय क्षेत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन कराना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संशोधन कार्य का उत्तरदायित्व रखती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, प्रश्न खत्म हो गया। तो आप लोग आज यहाँ पर बहुत अति लघु और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो चुके हैं। आप लोग जितने भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक प्लस कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं आप सबसे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।